मोदी गवर्नमेंट 3.0 की पहला बजट आ चुका है और हम मौजूद हैं इस समय एक समय देश के मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले कानपुर में। और अगर हम कानपुर में हैं तो यहाँ पर अगर बिजनेसमैन से बात नहीं करी नई बजट पे तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम लोग बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वाले बजट में, क्योंकि ये बजट दूसरे बजटों से अलग है, क्योंकि जब 10 साल मोदी की सरकार रही थी तो वो पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़ी हुई थी, लेकिन इस बार सहयोगी उनके साथ में हैं। सर, आप ही से शुरुआत करते हैं कि क्या लगता है कि एक तरफ तो जिस तरह से रोजगार की बात इस बार बजट में कही गई है जोर शोर से, तो क्या फोकस जो है वो यूथ के ऊपर है? निश्चित रूप से यूथ पर इतना फोकस इन्होंने किया है कि जो भारतवर्ष की 500 टॉप कंपनीज हैं, उन्होंने उन कंपनियों को उनके CSR फंड से 1 करोड़ युवाओं को, यानी कि 20 लाख युवाओं को हर साल इंटर्नशिप देने का उन्होंने जो है निर्देश दे दिया है। और उसकी कीमत, उसका जो खर्च है वो अपने CSR फंड से निकालेंगे, क्योंकि उनके पास इतना CSR फंड है कि वो उसको आसानी से बियर कर सकते हैं। साथ ही साथ 4 करोड़ सरकारी नौकरी का उन्होंने देने का ऐलान किया है। कौशल विकास में उन्होंने काफ़ी कुछ ऐलान किया है। तो यूथ को उन्होंने काफ़ी कुछ देने का प्रयास किया है। और उसके अलावा भी जो उन्होंने फिगर्स दी हैं, मैं बताऊं आपको कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप उन्होंने देने का जो ऐलान किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में उन्होंने 11 करोड़ 11.11 लाख करोड़ का उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। तो ये भी जो पैसा जब खर्च होगा तो उससे रोजगार तो लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ किसानों के लिए जो उन्होंने किया है वो तो काबिल तारीफ है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग पे वो जोर देंगे। और उसके साथ में सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग भी करेगी सरकार, कि उनको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये फार्मिंग हमारी नेचुरल है। जब नेचुरल का एक ठप्पा लग जाएगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जिसे कि हम ऑर्गेनिक कहते हैं, तो उसका हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारे जो हाई एंड के लोग हैं वो उसको, जब एक हाई एंड प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो उससे किसानों की आमदनी भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ये तो बात हो गई यूथ की। अगर हम बात करें इस बार के बजट की तो एक बहुत ध्यान देने वाली बात आई है कि जो सहयोगी दल हैं, खासकर आंध्रा की तरफ से और बिहार की तरफ से, उनको बहुत ज़्यादा पैकेजेस दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सरकार जिस बैसाखी पे है उस बैसाखी को मजबूत रखना चाहती है। देखिए, बड़ा नेचुरल है। नेचुरल इस दृष्टिकोण से है कि यदि आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है तो आपको उसको कुछ देना तो बनता ही है। हम लोग यदि 4 लोगों की टीम है और एक टीम में 2 लोग 3 लोग और हैं, तो हमें उनमें कुछ ना कुछ तो देना ही है, तो दिया गया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नज़र नहीं आती या कोई बड़ा ऐसा उसमें वो नज़र नहीं आता। हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है तो बिहार भी इम्पोर्टेंट है और आंध्र प्रदेश भी इस समय फ़िलहाल मौजूदा स्थितियों में विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट है। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। वहाँ चुनाव होने वाले हैं, हमें उनका फ़ायदा लेना है तो हमें उन्हें कुछ देना है, औरों से हट के ज़्यादा देना है। तो हमने उनको, जो फोकस हुआ सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का, वो उनके लिए कुछ विशेष हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने देश के अन्य क्षेत्रों को, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे MSME का स्टार्टअप हो, को न दिया हो। दिया है, और विशेष तो विशेष लोगों को देना ही है। इशारा तो यही है कि वो विशेष हैं तो क्यों नहीं विशेष मिलेगा। मुझे इसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता। चुनाव से पहले अगर बात करी जाए, कोई भी चुनाव होता है तो यूपी विशेष होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से हैं, प्रधानमंत्री भी यहीं से जाते हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस बजट में कहीं ना कहीं यूपी की उपेक्षा हो गई है? देखिए, यूपी की उपेक्षा तो कोई कर ही नहीं सकता, न ये सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार भी नहीं कर सकती है, और ना ही प्रांत में जो सरकार कार्य कर रही वो कर सकती है। तो ऐसा तो नहीं है। इसमें, इस बजट के अंतर में तमाम चीज़ें निहित हैं जो फिलहाल उजागर नहीं दिखती। तो ये न मानिए कि यूपी निगलेक्टेड है। मेरे अपने विचारों से कभी निगलेक्ट नहीं हो सकता, और यदि बजट में नहीं है तो बजट के बाद उन्हें देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, मिलेगा। और ये सरकार की बहुत अच्छी समझ में है कि यदि बजट में स्पेशल घोषणा नहीं हुई है तो भी देंगे, और जरूर देंगे। तो यूपी के लिए निराश ना होइए। अगर बात करें कॉमन मैन की, बजट जब भी आता है तो सबसे ज़्यादा बात कॉमन मैन की जाती है, उसी को सबसे ज़्यादा अपेक्षा भी होती है। उसको जो सबसे बड़ी अपेक्षा होती है वो तो साहब ये होती है कि हमारा स्लैब जितना ज़्यादा बढ़ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। क्या इस बजट में ऐसा लगता है कि जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसको दिया गया है? जहाँ तक टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई है और मध्यम वर्ग को कुछ तो राहत मिली है, लेकिन वो एक प्रकार से ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो
चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसमें ऐसी कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन मैं चूँकि इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करता हूँ, एमएसएमई को कल हम लोग उम्मीद कर रहे थे जब आर्थिक सर्वेक्षण आया कि वित्त मंत्री ने माना कि इकोनॉमिकल ग्रोथ में देश की 30% एमएसएमई का योगदान है, और वाकई में है एमएसएमई का योगदान। और 90% से ज़्यादा इंडस्ट्री के जो सेक्टर है एमएसएमई से आते हैं। उसके आर&डी पे, जैसे बहुत से कंट्री में उदाहरण दूं, जैसे आर&डी एमएसएमई जो करती है, जो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, जैसे डिफेंस सेल्फ मतलब इंडिजनाइजेशन हो रहा है, इजराइल जैसे छोटे कंट्री में 6% बजट का उसका प्रोविज़न है, चाइना में 3 से 4% का है, भारत में 0.6% है। जबकि जो ये जो आर&डी करती है एमएसएमई ही करती है, बड़ी सेक्टर में कोई आर&डी कर नहीं रही है। तो इनके लिए कोई ध्यान, एमएसएमई को कोई ध्यान नहीं दिया, खाली उन्होंने 15 मिनट बातें करी, लेकिन उसके बारे में कोई घोषणा, उन्होंने खाली क्रेडिट लाइन स्कीम बढ़ा दी, या टर्म लोन कोलेट्रल फ्री मशीन खरीदने के लिए वो उन्होंने एक स्कीम ले आए। तो लोन लेने जो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोन से सफ़र कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं, उनमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एनपीए का पीरियड बढ़ाते, कुछ मॉरिटोरियम देते, कुछ इंटरेस्ट घटाते, जिससे कि उनकी वर्किंग कैपिटल बचती। जीएसटी के रेट तर्कसंगत करने की हम लोग एमएसएमई के लिए बात कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि उसको हम रेशनलाइज करेंगे 6 महीने में, देखिए क्या होता है। और कई चीज़ें जैसे कि लेबर लॉ रिफॉर्म हम मांग कर रहे हैं कि जो 50 से कम के जो अपने कर्मचारी रख रहे हैं उनको लेबर लॉस से एग्जाम कर दिया जाए। इससे ना केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, भी वो 10 की लिमिट है, अगर ये बढ़ा देंगे तो लोग उन्मुक्त होकर अपने यहाँ कर्मचारी रख सकेंगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पता नहीं सरकार इसको क्यों नहीं समझ रही है। तो एमएसएमई को ऐसा लगता नहीं इस विषय में कोई विशेष राहत दी गई है, ये हमारे हिसाब से निराशाजनक है। सर एक छोटा सा सवाल है कि 140 करोड़ का देश, इनकम टैक्स देने वाले 8% 9% लोग, उन्हीं के बीच से सरकार को सब कुछ निकालना है और देश चलाना है। आखिर इसको कैसे बढ़ाने का हो सकता है? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि 140 करोड़ में सिर्फ 8-9% ऐसे हों जो कि इनकम टैक्स देते हों, उसी से पूरा देश चल पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसको बढ़ाने के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार ने अपने संसाधनों के अनुसार आयकर में और जीएसटी के प्रावधानों का सरलीकरण किया हुआ है, जिससे कि छोटे और साधारण रूप से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जब उनको लाभ मिलेगा तो आगे हमारे राजस्व में, जब सरकार के पास एक कोटा पूरा हो गया, जब कोटा पूरा होने के बाद में उनका राजस्व बढ़ेगा। जब राजस्व बढ़ेगा तो देश हित में हर कार्य होगा। यानी ये पूरी उम्मीद है राजस्व बढ़ने की, और साथ ही साथ जो बिजनेसमैन है उनका ये कहना है कि एमएसएमई पे सरकार को और ध्यान देना चाहिए था। हालांकि इतना ज़रूर है कि मिडिल क्लास को भी नहीं मिला, एमएसएमई को भी नहीं मिला, लेकिन हाँ शायद इस बार फोकस जो यूथ है उनके ऊपर ज़रूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस 3.0 सरकार का पहला बजट कितना फ़ायदेमंद आम जनता के लिए हो सकता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।